मिले ना मिले हम एपिसोड 30। मिले ना मिले हम एपिसोड 30। मॉल में जब अचानक से इस तरह नीमी की नज़र दादी साहब पर पड़ी तो उसके पैर तलों से जमीन ही खिसक गई थी। भले ही उसने दादी साहब को 13 साल पहले देखा था, पर उनका तौर तरीका, उनका रहन सहन और उनकी शान बिल्कुल पहले की तरह आज भी कामयाब थी। और दादी साहब को देखते ही वो बुरी तरह घबराने लगी। बीती बातों ने उनके मन में डर जो बना रखा था। और सोच भी है, इतना सब कुछ होने के बाद कोई कैसे भूल सकता है। जब उसने देखा कि दादी साहब 2 बच्चों को साथ लेकर पीहू से बात कर रही है, पहले तो वह बुरी तरह डर गई कि कहीं उनकी बात मोहित निमी के पति से तो नहीं हो गई और उन्हें हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। पर वो और रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो उसने दुपट्टे से अपने सर को ढकते हुए जाकर जल्दी से पीहू का हाथ पकड़ा और मॉल से बाहर निकलने लगी। यह देखकर मोहित को कुछ अजीब ही लगा, पर वह बिना कुछ कहे ही नीमी के पीछे पीछे आ गए। नीमी जल्दी से मॉल के बाहर आ गई। अब कहीं जाकर उसने सांस ली। मोहित ने उसके इस व्यवहार के लिए कुछ नाराज भी हो गए थे और उन्होंने नीमी से पूछा, नीमी आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या तुम अचानक से पीहू का हाथ पकड़कर ऐसे वहां से चली आई? अरे वो वृद्ध महिला थी और वह उनके नाती पोते थे। उनके साथ अगर पीहू खेलने लगी तो क्या हो गया? नीमी यह बात अभी अपने ससुराल में किसी को भी नहीं बताई थी कि पहले क्या हुआ था, और फिर बताने से फायदा भी क्या था। तो बस उसने अपने मन के भावों को छुपाते हुए कहा, मोहित इस तरह से किसी से भी बातचीत करना आजकल सही नहीं है। क्या पता कौन सा इंसान कैसा है, और फिर पीहू को लेकर तो हम कोई और रिस्क भी नहीं ले सकते। मोहित ने नीमी को समझाते हुए कहा, नीमी मैं पीहू के साथ ही था, और अगर 2 बातें उन्होंने कर ली तो क्या हो गया? तब नीमी ने बात ना बढ़ाते हुए मोहित से सॉरी कहा और दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि नीमी जानती थी कि जितनी बात बढ़ाएगी उतना ही उसका दिमाग खराब होगा। वह सब बातों को भूल जाना चाहती थी और गाड़ी में बैठकर उसने मोहित से घर चलने के लिए कहा। जब घर जाने लगे तो नीमी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि दादी साहब यहाँ कैसे, और उनके साथ ये किसके बच्चे थे। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि वह क्यों इस तरह से वहां से भागी। आखिर कुछ देर रुकी होती तो देख पाती कि दादी साहब किसके साथ आई है, कौन है। हो सकता है पीहू भी दादी साहब के साथ हो। वह बच्चे, क्या वह पीहू के बच्चे थे? तभी मोहित ने नीमी की परेशानी को समझा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नीमी तुम पीहू को लेकर कुछ ज़्यादा ही जैसे हो जाती हो। मॉल में था पीहू का ध्यान रखने के लिए, और बेचारी वो तो अपने पोते के बच्चों के साथ थी। उसके परिवार वाले वहीं मॉल में शॉपिंग कर रहे थे और वह बच्चों के साथ सामने ही कैफे में बैठी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी पीहू को देखा तो वह इसे खिलाने के लिए हमारे पास आ गई, और वह एक बात और कह रही थी कि उनकी पोती का नाम भी
पीहू ही है और वह भी बिल्कुल अपनी पीहू की तरह ही बहुत प्यारी है। निमी ने धीरे से पूछा, क्या आपने उनकी पीहू को देखा? मोहित हंसते हुए जवाब दिया, अरे मैंने कहाँ देखा, मैं बस उन्हीं वृद्ध महिला से मिला था, बात ही कर रहा था, इतने में तुमने आकर पीहू का हाथ पकड़ा और तुम बाहर आ गई। उनकी फैमिली पास ही किसी शॉप पर थी, पर मुझे और कुछ नहीं पता। इट्स ओके, तुम परेशान मत हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और दोनों घर पहुंच गए थे। इधर मॉल में अभी तक सभी शॉपिंग कर ही रहे थे। रात के 10 बज चुके थे। दादी शाह ने सबको आवाज़ लगाते हुए चलने के लिए कहा। काउंटर पर बिल जमा करने के बाद सब वापस उज्जैन धर्मशाला में आ गए थे। दूसरे दिन भोपाल में कुछ चीज़ें देखकर भोपाल से ही सबका रिजर्वेशन था और 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तीसरे दिन सभी वापस अपने घर प्रतापपुरा पहुंच चुके थे। पहुंचते साथ ही सभी सफ़र की और पूजन शॉपिंग सारी बातें माँ शाह बाबा शाह को एक एक करके बताने लगे। पूरा परिवार बहुत खुश था। सबने जी भर के घूम जो लिया था और खूब अच्छे से शॉपिंग भी कर ली थी। दादी शाह ने सारा सामान छोड़कर संजू और पीहू से कहा कि जो भी खरीदारी की है बाबा शाह को सब दिखा दे। अगले महीने उदयपुर में बुआ के जेठानी के लड़के की शादी थी। हाँ, वैसे तो गोविंद सिंह की कोई सगी बहन नहीं थी, पर उसके मामा की बेटी को उन्होंने सगी बहन से भी बढ़कर माना और उसी बहन की जेठानी के लड़के की शादी उदयपुर से हो रही थी। वह चढ़ते रिश्तेदार थे, तो गोविंद की पत्नी और दादी शाह का तो वहाँ जाने का सवाल ही नहीं, न जाने की सवाल ही नहीं था। राम और श्याम के साथ दोनों बहुएं और पीहू संजू यही सभी शादी में थे, तो शादी के लिए भी वहाँ से काफ़ी कुछ खरीदारी की गई थी। गोविंद शाह के लिए तो वो दान थे जो उनके परिवार को कुछ ना कुछ कपड़े तो देने ही थे। तो सोचा क्यों ना आजकल के चलन के कपड़े ही इंदौर से ले लिए जाए। बस यही सोचकर दादी शाह ने उदयपुर की खरीदारी भी इंदौर से ही करवा ली थी। सामान तो काफ़ी अच्छा था, तो गोविंद सिंह और कम्मों को भी पसंद आया गया। जहाँ सब मिलकर बैठकर सारे सामान को देख रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ संजू को इस बात का इंतज़ार था कि कब और कितनी जल्दी वो रजनी से मिल ले और उसे मोबाइल दे सके। उसके बाद अपनी रजनी से जी भर के बातें कर पाएगा और मोबाइल मिलते ही साथ में रजनी के चेहरे पर जो खुशी आने वाली थी उसको भी देखने के लिए संजू बहुत ही उत्साहित था, जो रजनी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। संजू के मन में एक छोटा सा डर अभी था कि अगर रजनी ने मोबाइल लेने से मना किया तो, पर फिर भी वह जानता था कि अगर रजनी उसे पसंद करती होगी तो वह मोबाइल कभी भी वापस नहीं करेगी, क्योंकि उसके मन में भी तो होगा कि वह मुझसे जी भरकर बातें करे। तो बस अपने कमरे में जाकर मोबाइल को अलमारी में छुपा कर रख दिया और इंतज़ार करने लगा कि रजनी कि उससे शाम को जब बात होगी तो दूसरे दिन मिलने के लिए बात कर लूँगा और फिर अपनी रजनी को यह मोबाइल दे दूँगा। फिर क्या संजू शाम होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उसने पहले ही अपने आने का दिन रजनी को बता दिया था। तो जाहिर सी बात है कि आज रजनी को भी बेसब्री से इंतज़ार होगा कि वह संजू से जी भर के बातें कर सके।
शाम को ठीक समय पर रजनी का फोन आ गया। कुछ देर बातें करने के बाद संजू ने झट से रजनी को कल मिलने की इच्छा जाहिर की और कहा, रजनी तुमसे मिलने पूरा 1 महीने हो चुका है, वो भी तब जब हम एक दूसरे को जानते भी ना थे। अब मैं तुझसे जल्दी ही मिलना चाहूँ कि तुम भी मुझसे मिलना चाहे है। हाँ संजूसा, हमारा भी मन है आपसे मिलने का, पर ये कैसे होगा? आप वहाँ प्रतापपुरा में और मैं यहाँ। मैं संजू उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। रजनी तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं भारत के किसी दूसरे छोर पर हूँ और तू किसी दूसरे पर। अरे जीप से 2 घंटे में आ जाऊँगा और मिलकर शाम होने से पहले घर भी पहुँच जाऊँगा। बस तू मैंने बता कि तू किस टाइम मिल सके हैं। संजूसा, आप जिस भी टाइम कहो, जहाँ भी कहो, मैं आ जाऊँगी। ठीक है रजनी, फिर वह जो गाड़ी में स्कूल के पीछे हनुमान मंदिर है ना, मैं वहाँ तेरा इंतज़ार करूँगा शाम को 5 बजे। संजू की यह बात सुनकर रजनी बहुत ज़ोर से हंसी। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। तब संजू ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ रजनी, तू ऐसे क्यों वाल फाड़ कर के हंस जा रही है? आखिर ऐसा मैंने क्या बोल दिया? संजू सा, आपने कुछ ऐसा ही तो बोला है। अरे हम पहली बार मिल रहे हैं और वो भी आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया तो हनुमान मंदिर में। जी, इनका इन बातों से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ओहो रजनी, तू सही कह रही है, पर हनुमान मंदिर के अलावा गाड़ी में कोई दूसरी जगह भी तो नहीं है। मैं जानू भी ना, दोस्तों के साथ वह मंदिर तक गया हूँ, इसलिए मैंने वह जगह तुझे बता दी। ठीक है संजूसा, मैं 5 बजे से पहले ही मंदिर पहुँच जाऊँगी, आप चिंता ना करो। ठीक है रजनी, हमारे साथ में हमारा एक दोस्त भी आएगा, पर तू कहे तो मैं उसे दूर ही खड़ा कर दूंगा, वह तुझे देख ना पाएगा। ठीक है संजूसा, मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि आप कोई भी ऐसा काम ना करेंगे कि हमारी बदनामी हो। रजनी, अगर तन्ने मारे ऊपर इतना भरोसा है तो फिर मैं तेरे भरोसे को कभी टूटने न दूंगा। ठीक है संजूसा, फिर मैं कल आपकी इंतजार करती हूँ हनुमान मंदिर में। और रजनी खिलखिलाकर हंस दी। संजू बड़ा खुश था। आजकल उसे रजनी नाम के 2 पंख जो लग गए थे, हमेशा ऊंचे खुले आसमान में उड़ने के ही सपने देखता रहता था। दूसरे दिन बताए हुए टाइम के अनुसार संजू शाम को ठीक 5 बजे रजनी से मिलने गाड़ी पहुंचा। जैसे ही वो हनुमान मंदिर पहुंचा तो रजनी को अपने सामने खड़ा हुआ पाता है। येलो सूट में खड़ी रजनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हवा में उड़ते हुए उसके खुले बाल, कंधे पर येलो प्रिंटेड दुपट्टा और पैरों में राजस्थानी जूतियाँ। संजू तो जैसे उसे देखकर दीवाना ही हो गया था। संजू ने अपने दोस्त को मंदिर के बाहर जाने का इशारा किया और खुद हाथ में गिफ्ट पैक लेकर रजनी से मिलने मंदिर के अंदर आ गया। मंदिर का कैंपस काफ़ी बड़ा था, जहाँ पर हरे भरे पेड़ भी लगे हुए थे। दोनों ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और छुपाते बरगद के पेड़ के पीछे मिलकर बातें करने लगे। रजनी से ज़्यादा तो संजू शर्मा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं और कैसे शुरू करूं। रजनी भी अपने दुपट्टे को कभी उंगली में लपेटती तो कभी निकालती। तभी अचानक हाथ में
पकड़ा हुआ मोबाइल का डब्बा संजू ने झट से रजनी के तरफ बढ़ा दिया। रजनी ने संजू की तरफ देखते हुए कहा, संजू सा क्या है इसमें? रजनी, खोलकर तू खुद ही देख ले। रजनी ने जब गिफ्ट खोला और उसके अंदर मोबाइल देखा तो खुशी से उछल पड़ी। संजू सा, सच में हमारे लिए इतना महंगा फोन लेकर आए हैं आप? हाँ रजनी, यह फोन तेरे लिए ही है, लेकिन तेरी एक हंसी से महंगा नहीं। अगर तू इसी तरह खुश रहे तो एक क्या 10 फोन लाकर दे दूंगा तुझे। रजनी मोबाइल को उलट पुलट कर देखने लगी और खुश होते हुए पूछा, यह फोन आपने कहाँ से लिया, कैसे लिया? पर अगले ही पर उदास भी हो गई। जब संजू ने उदासी का कारण पूछा तो रजनी ने कहा, अगर हमारे घर में कोई पूछेगा ये फोन कहाँ से आया तो मैं क्या करूँगी? अरे इतना महंगा फोन तो मेरे मोहल्ले में भी किसी के पास ना है। संजू सा, आई एम सॉरी, पर मैं इसे नहीं ले सकती। अबे क्या करेगा संजू? अब क्या करेगा संजू? रजनी को यह मोबाइल फ़ोन लेने के लिए मना पाएगा या नहीं, इसे जानने के लिए सुनिए मिले ना मिले हम एपिसोड 31। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।